अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं तो वीडियो की स्किप मत करिएगा। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को रिव्यू करने वाले हैं। उसमें हम 5-6 टॉपिक को लिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो पहला जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। पहला है पार्थेनोजेनेसिस। अगर आप पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे तो ये टर्की में, हनीबी में, लिजार्ड में, एपिड्स में सब में पाया जाता है। लेकिन बात करेंगे हनीबी की तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठता है। अगर आप हनीबी की बात करते हैं तो हनीबी में इनके 3 वैरायटीज पाई जाती है, मतलब कि इसमें 3 मेंबर की हम ज़्यादा बात करते हैं हनीबी में। पहला क्वीन, दूसरा वर्कर और तीसरा ड्रोन। ठीक, एक बार फिर से कि जो क्वीन और फीमेल वर्कर होती हैं ये सारी की सारी फीमेल होती हैं और जो ड्रोन होता है वो मेल होता है। क्वीन और फीमेल वर्कर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती हैं और जो ड्रोन होता है वो पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होता है। ठीक, तो पार्थेनोजेनेसिस जो आपको फिनोमिनन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे, नीट के बेस पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पिक में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें आपको बताना होगा कैरेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इससे कुछ कैरेक्टर होते हैं। पहली बात यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वन पेरेंट देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें जितने भी बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो अब एक दूसरे में भी सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं और अपने माता पिता के भी एग्जैक्ट होते हैं। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है। क्लोन का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर दैट इज नोन एज अ क्लोन। क्लोन के सिंगल इंडिविजुअल को हम रैमेट्स बोलते हैं, राइट। और जो प्रोटिस्टा और मोनेरा होते हैं इनमें ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसका मतलब प्रोटिस्टा और जो मोनेरस होते हैं ग्रोथ हुआ नहीं तुरंत रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है वाटर हाइकंथ। ये अपने आप में 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है। अगर वाटर हाइकंथ की आप बात करेंगे इसको साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्रेसिपस और इसको टेरर ऑफ द बंगाल बोलते हैं। ये मोस्ट इन्वेसिव सीड होता है और ये प्रेजेंट होता है स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में ये पाया जाता है ज़्यादातर। और ये ड्रेन करता है ऑक्सीजन को मोर रैपिडली फ्रॉम अ वाटर। तो ये क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा रैपिडली ये ड्रेन कर लेता है, जिसके नाते एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उनका डेथ हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है उसका नाम है स्ट्रोबालेंथस कुंथियाना। और स्ट्रोबालेंथस कुंथियाना को हम नीला कुरिंज भी कहते हैं। स्ट्रोबालेंथस कुंथियाना की अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी फ्लावरिंग टाइम होती है 12 साल में एक बार। ठीक, आया था सितंबर-अक्टूबर 2006 में इसकी फ्लावरिंग टाइम देखी गई थी, राइट। दूसरी बात, ये कहाँ पाया जाता है, केटी में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। किसमें, केटी में, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। इतनी बातें जो स्ट्रोबालेंथस कुंथियाना की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, इसके बाद एक टर्म आता है मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस का मतलब ये होता है ऐसा प्लांट के पास, ऐसा फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों हो। डायोसियस का मतलब होता है ऐसा फ्लावर के पास चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं डायोसियस। अगर मोनोसियस की आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसमें आएगा चारा, कुकुरबिटा और कोकोनट। चारा, कुकुरबिटा और कोकोनट ये जो एग्जाम्पल है ये मोनोसियस के हैं। और डायोसियस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बोलेंगे पपाया, डेट पाम और मार्केंसिया। ये सारे के सारे आपके डायोसियस के एग्जाम्पल है। ठीक, अगर इसके बाद हम बात करेंगे ओविपेरस, विविपेरस और ओबोविविपेरस, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वह ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ अंडे देता है उसे बोलते हैं हम ओविपेरस। और जो ओविपेरस एनिमल होते हैं अगर ये बाहर अपने अंडे देते हैं तो इनके लिए इनके जो ऑफस्प्रिंग होती है बड़ी वल्नरेबल होती हैं प्रेडेटर्स। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बच्चे ज़्यादातर बच नहीं पाते हैं, या तो ड्रॉट आ जाता है या तो तूफान आ जाता है उसमें ख़त्म हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उस पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके नाते इनके ऑफस्प्रिंग के चांसेस क्या होते हैं बचने के बड़े कम होते हैं, लेकिन बच जाते हैं।
विविपेरस की बात करेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो विविपेरस एनिमल होते हैं वो अपने बच्चों को अपने अंदर पालते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, वो प्रोड्यूस देयर बेबी इनसाइड देयर बॉडी और उसको प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन देते हैं, जिसके नाते उनके जो स्पीसीज होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग होती है, ज़्यादातर बच जाते हैं। अगर ओबो विविपेरस की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल है शार्क का, फिश का और इंसेक्ट का। ये सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, मगर इनका अंडा इनके बॉडी के अंदर पलता है, उसे वो न्यूट्रिशन नहीं देते। अपने अंडे को अपने बॉडी के अंदर पालेंगे, उसे न्यूट्रिशन नहीं देंगे, और जब उसका अंडा मैच्योर हो जाता है तो बॉडी में फूटता है, फिर बॉडी से बाहर निकल के अपना वो जर्मिनेशन करता है, मतलब कि अपने आप को सर्वाइवल रेट में डाल देता है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है।